एग्ज़ाम से करीब और आपको तलाश सॉल्व इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 बायोलॉजी के सॉल्व इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। और ये सॉल्व इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है वो चैप्टर वाइज हैं और वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि ना सिर्फ आप एमसीक्यूज़ कर सकें बल्कि इनकी एक्सप्लेनेशन की मदद से आप क्वेश्चन एंड आंसर भी कर सकें। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब चैप्टर 1 जो कि है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इसमें पहला है वो है बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है, हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, तो बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ, हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। सो बायोलॉजी, अब इसकी एक्सप्लेनेशन से हम समझते हैं, बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेसेस सच एज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड रेस्पिरेशन। तो बायोलॉजी क्या है? एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर स्टडी किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और रेस्पिरेशन। अच्छा, ये अब इस तरह की एक्सप्लेनेशन से आप क्वेश्चन में भी अगर आता है कि डिफाइन बायोलॉजी या फिर व्हाट इज़ बायोलॉजी, तो ये भी आप लिख सकेंगे वहाँ पर। तो बायोलॉजी साइंस की ब्रांच में से, साइंस की बहुत सारी ब्रांच हैं और मैथ भी साइंस की ही ब्रांच में से एक होता है। तो ये साइंस की ब्रांच है और इसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, जानदार जो होते हैं उनके बारे में, और लाइफ प्रोसेस भी कि किस तरीके से उनकी ग्रोथ होती है, और फिर रिप्रोडक्शन और रेस्पिरेशन वगैरह। नाउ स्टडी ऑफ सेल्स इज़ कॉल्ड, यानी कि सेल के बारे में जब पढ़ा जाता है उसको क्या कहा जाता है? सेल बायोलॉजी। द आंसर इज सी, सेल बायोलॉजी। So cell biology studies the structure, function and behavior of cell which are the basic unit of life. सेल बायोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है सेल का स्ट्रक्चर भी, कि किस तरह से वो है, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन किस तरह वो करता है, बिहेवियर किस तरह सेल करते हैं। सो जो कि ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं, लाइफ का जो बेसिक यूनिट है वो सेल होता है। ये इस बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। अब ये कि स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इस कॉल्ड, जब टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाया जाता है? वो है हिस्टोलॉजी। सो हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यू। ये क्या है? टिश्यूज़ के बारे में स्टडी करना, विच आर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। अच्छा, ये होते क्या है असल में? टिश्यूज़ जो हैं इनके अगर हम बात करें, ये ग्रुप्स होते हैं सिमिलर सेल्स के, वर्किंग टुगेदर फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन। एक सिमिलर, मिलते जुलते एक जैसे सेल्स के ग्रुप होते हैं और ये आपस में मिल के वर्क करते हैं, एक ख़ास इनका फंक्शन होता है उसके लिए। उसके बाद ये स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड, फॉसिल्स के बारे में जो स्टडी करते हैं वो कहलाया जाता है इनमें से क्या? वो है पैलियंटोलॉजी। पैलियंटोलॉजी। सो पैलियंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स टू अंडरस्टैंड एंशियंट लाइफ फॉर्म्स एंड एवोल्यूशन। पैलियंटोलॉजी के अंदर जो है वो क्या होता है कि स्टडी किया जाता है फॉसिल्स को, और वो ऐसा क्यों किया जाता है, जो फॉसिल्स मिलते हैं, खुदाई वगैरह होती है, तो ताकि अंडरस्टैंड करें जो एंशियंट लाइफ फॉर्म थी कदीम ज़मानों में। हम देखते हैं कि किस तरीके से जो वहाँ ज़िंदगी थी किस तरीके से गुजारी जाती थी, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। और इसके अलावा जो एवोल्यूशन हो रहा है वक्त के साथ साथ, अब हम देखते हैं कि इंसान जो है वो चेंज हो रहा है। आज से हज़ारों साल पहले या फिर जब लाखों साल पहले इंसान नया नया आया था दुनिया में, तो इस तरीके का इंसान नहीं था जैसे आज के दौर का इंसान है। अब ये द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? वो है सेल। द आंसर इज बी। सो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है? बेसिक जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तमाम जानदारों का। नाउ द चैप्टर 2 जो कि है सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सो एन इंटेलिजेंट गैस इज कॉल्ड, इंटेलिजेंट गैस जो है वो क्या कहलाया जाता है इनमें से? वो है हाइपोथेसिस। Hypothesis. So a hypothesis is a testable prediction or intelligent guess based on ऑब्जर्वेशन। तो हाइपोथेसिस एक टेस्टेबल प्रिडिक्शन होती है, इसको टेस्ट किया जा सकता है, या फिर इंटेलिजेंट गैस होता है ये, और ये बेस करता है किसके ऊपर? ऑब्जर्वेशंस के ऊपर, ऑब्जर्व जब करते हैं तब। उसके बाद ये स्टेप आफ्टर हाइपोथेसिस इज, हाइपोथेसिस के बाद जो स्टेप होता है वो कौन सा होता है? वो है एक्सपेरिमेंट। So after forming a hypothesis, scientists conduct experiment to test whether it is correct or not. यानी कि जब हाइपोथेसिस बना लिया ऑब्जर्वेशन वगैरह करने के बाद उन्होंने, तो वो एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंटिस्ट इस चीज़ को देखने के लिए कि जो हाइपोथेसिस उन्होंने दिया है आखिर वो सही भी है कि नहीं है।
उसके बाद ये क्या रोनाल्ड रोज ने वर्क किया था इनमें से किसके ऊपर, वो है मलेरिया। सो रोनाल्ड रोज डिस्कवर्ड दैट मॉस्किटो ट्रांसमिट मलेरिया पैरासाइट। रोनाल्ड रोज ने ये चीज़ डिस्कवर की कि जो मॉस्किटोज़ हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं जो मलेरिया के पैरासाइट्स होते हैं उनको। नाउ साइंटिफिक लॉ इनमें से क्या कहलाया जाता है, वो है प्रूवन स्टेटमेंट। वो प्रूवन स्टेटमेंट होता है। So, a scientific law is a statement that has been repeatedly proved true under the same condition. साइंटिफिक लॉ एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि रिपीटली तौर पे सही जो है वो प्रूव किया जा चुका है सेम कंडीशन के अंडर में, और यही फ़र्क है थ्योरी और लॉ के अंदर कि ये प्रूवन है, लॉ जो है वो प्रूवन है। अब ये कि डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड, अब जो डेटा कलेक्ट किया गया एक्सपेरिमेंट के दरमियान वो कहलाया जाएगा क्या, वो कहलाया जाएगा ऑब्जर्वेशन। सो ऑब्जर्वेशन आर फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट यूजेस सेंसेस और इंस्ट्रूमेंट्स। ऑब्जर्वेशंस जो है वो फैक्ट्स हैं, हकीकत है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन है, मालूमात है जिसको रिकॉर्ड किया गया है कब, जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं और अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए या तो किया गया है या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का भी इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। नाउ द चैप्टर नंबर 3 जो कि है बायोडाइवर्सिटी क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज्ड बाय। क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम था उसको प्रपोज किया, किसने प्रपोज किया, वो किया लिन्नेयस ने। सो कार्ल लिन्नेयस इंट्रोड्यूस्ड द मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर फॉर नेमिंग ऑर्गेनिज्म। सो कार्ल लिन्नेयस ने इंट्रोड्यूस किया जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम है आज का, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, और जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर हैं ताकि नेम दिया जा सके, नाम दिया जा सके जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको। उसके बाद ये कि साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ, अब साइंटिफिक नेम जो दिया जाता है तो उसके अंदर कितने वर्ड्स होते हैं, सो 2 वर्ड्स होते हैं। सो साइंटिफिक नेम्स हैव 2 वर्ड्स, जीनस नेम और स्पीशीज नेम। जैसे कि अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पे तो होमो सेपियंस हो गया। सो होमोसेपियंस बिलोंग करते हैं इनमें से किससे, सो वो हैं एनिमल्स। सो ह्यूमंस आर क्लासिफाइड अंडर द एनिमल किंगडम बिकॉज दे आर मल्टी सेलुलर एंड हेट्रोट्रॉपिक। सो ह्यूमंस को क्लासिफाई किया गया एनिमल किंगडम के अंडर में क्योंकि ये मल्टी सेलुलर हैं और हेट्रोट्रॉपिक हैं। नाउ द डिफॉरेस्टेशन जो है वो कॉज करती है क्या, वो है ग्लोबल वार्मिंग। So cutting tree increases CO2 in the atmosphere leading to global warming. तो डिफॉरेस्टेशन जब होती है तो क्या होता है कि दरख्तों को जब काटा जाता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर इजाफा होता है एटमॉस्फेयर में, और नतीजा उसका निकलता है ग्लोबल वार्मिंग का। उसके बाद ये कि नंबर ऑफ किंगडम इनमें से क्या है, वो है सी जो कि है 5। सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स 5 किंगडम। 5 किंगडम आ जाती हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जिसमें है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया। उसके बाद चैप्टर 4 अगर हम देखें सेल्स एंड टिश्यूज, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। सेल थ्योरी जो है वो प्रपोज की थी किसने, शिलीडन और श्वान ने जो है। सो शिलीडन एंड श्वान प्रपोज्ड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल। सो शिलीडन और श्वान ने ये प्रपोज किया, ये बताया कि तमाम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स से बने हुए हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जानदार हैं। उसके बाद ये कि पावर हाउस ऑफ सेल, इनमें से पावर हाउस जो होता है सेल का वो कौन सा होता है, वो है मिटोकॉन्ड्रिया। सो मिटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू सेलुलर रिस्पिरेशन। मिटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोड्यूस करता है एनर्जी जो है सेलुलर रिस्पिरेशन के ज़रिए। नाउ सेल मेम्ब्रेन जो इनमें से क्या है, वो है लिविंग। सो सेल मेम्ब्रेन इज़ अ लिविंग फ्लेक्सिबल बैरियर दैट कंट्रोल्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस। सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिविंग है, जानदार भी है, फ्लेक्सिबल बैरियर भी है, कंट्रोल करता है कोई भी एंट्री या एग्जिट जो होती है सब्सटेंसेस की। नाउ डिफ्यूजन इज़ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम, डिफ्यूजन में मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल की कहाँ से कहाँ तक होती है, हाई टू लो। So the answer is B. So diffusion is the movement of molecules from higher concentration
टू अ लोअर कंसनट्रेशन। सो मूवमेंट मॉलिक्यूल की कुछ इस तरीके से होती है कि हायर कंसनट्रेशन से वो लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाते हैं। ना ऑस्मोसिस अकर्स थ्रू, ऑस्मोसिस जो वो होता है इनमें से किसके ज़रिए, सो वो है सेमी परमिएबल। सो ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस क्या है, वाटर की मूवमेंट का होना एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए। नाउ चैप्टर 5 विच इज़ द सेल साइकिल, इसमें अगर हम देखें सो मिटोसिस प्रोड्यूस करता है इनमें से क्या, टू आइडेंटिकल सेल्स, so the answer is B. So mitosis produces two identical daughter cells used for growth and repair. mitosis produce करता है दो जो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स होते हैं, यूज़ होता है उनका ग्रोथ के लिए और रिपेयरिंग के लिए भी। उसके बाद ये कि मिटोसिस प्रोड्यूस करता है इनमें से क्या, सॉरी मिटोसिस हो गया, मियोसिस प्रोड्यूस करता है 4 सेल्स। सो मियोसिस प्रोड्यूसेस 4 जेनेटिकली डिफरेंट हैप्लॉइड सेल्स। ये मियोसिस प्रोड्यूस करता है जो 4 जो है जेनेटिकली तौर पे मुख्तलिफ जो है वो हैप्लॉइड सेल्स जो होते हैं, गैमेट्स जो होते हैं। उसके बाद एक क्रोमोसोम डुप्लीकेट होता है इनमें से किसके अंदर, वो है एस फेज के अंदर होता है। सो डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन दी एस फेज ऑफ इंटरफेस। डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो होती है कहाँ पर, एस फेज के अंदर, इंटरफेस के जो है। अब ये कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है वो कहलाया जाता है इनमें से क्या, वो है कैरियोकिनेसिस। सो कैरियोकिनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कैरियोकिनेसिस जो है वो क्या है, प्रोसेस होता है जो न्यूक्लियर डिवाइड हो रहा होता है सेल डिवीजन के दरमियान। सो मिटोसिस होता है इनमें से किसके अंदर, वो होता है सोमेटिक सेल्स में। सो मिटोसिस अकर्स इन सोमेटिक सेल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। मिटोसिस होता है सोमेटिक सेल्स के अंदर ग्रोथ और रिपेयर के लिए। नाउ द एंजाइम्स इनमें से क्या हैं, प्रोटीन्स। सो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मेड ऑफ प्रोटीन्स दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे ये जो है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो कि प्रोटीन से बने हैं, जो कि बढ़ा देते हैं केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को। जानदार जो होते हैं उनके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यानी कि जो जानदार हैं उनमें एंजाइम जो वो बढ़ाते हैं इनमें से किस को, सो वो बढ़ाते हैं केमिकल रिएक्शंस को। सो एंजाइम इंक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप इन द प्रोसेस। बगैर यूज्ड अप हुए हुए प्रोसेस के अंदर वो बढ़ा देते हैं जो इन रेट होता है केमिकल रिएक्शन का। अब ये कि ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइम्स, इनमें से कौन सा ऑप्टिमम टेम्परेचर है एंजाइम्स के लिए, वो है 37। सो ह्यूमन एंजाइम वर्क बेस्ट एट 37 डिग्री विच इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमन एंजाइम्स भी बेहतर वर्क करते हैं 37 डिग्री के ऊपर, और ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर भी है। सो नाउ द एंजाइम स्पेसिफिसिटी मीन्स, एंजाइम स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि स्पेसिफिक एक्शन, ख़ास एक्शन का होना। सो ईच एंजाइम वर्क होना स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ड्यू टू इट्स यूनिक शेप। हर एंजाइम वर्क करता है एक ख़ास जो सबस्ट्रेट के ऊपर, उसकी अपनी जो यूनिक शेप होती है उसकी अलग शेप होने की वजह से। उसके बाद ये लॉक एंड की मॉडल वाज प्रपोज बाय, किसने प्रपोज किया जो लॉक एंड की मॉडल था, वो था फिशर। So Fisher proposed that enzyme and substrate fit like a lock and key. फिशर ने ये प्रपोज किया कि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट हैं इस तरीके से फिट हो जाते हैं जैसे कि लॉक है और एक की है, यानी कि एक ताला है और उसकी चाबी है, बिल्कुल उसी तरीके से। उसके बाद ये कि चैप्टर 7 जो कि है बायो एनर्जेटिक्स। सो फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, फोटोसिंथेसिस जो वो होता है इनमें से किसके अंदर होता है, वो होता है क्लोरोप्लास्ट में। So photosynthesis take place in chloroplast while chlorophyll captures sunlight. तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है जहाँ पर क्लोरोफिल जो है वो कैप्चर करता है जो सनलाइट आ रही है उसको। उसके बाद ये कि एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़, जो आखिरी प्रोडक्ट निकलती है फोटोसिंथेसिस की वो क्या है, वो है ऑक्सीजन।
सो ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है बाई प्रोडक्ट के तौर पर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अब ये कि एटीपी इसमें से क्या है? सो एटीपी है एनर्जी मॉलिक्यूल। सो एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्रिफोसेट जो है, ये जो है क्या है, इज़ द मेन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये जो मेन एनर्जी करेंसी है सेल की। उसके बाद ये कि रिस्पायरेशन अकर्स इन, रिस्पायरेशन इनमें से किसके अंदर होती है? वो है मिटोकॉन्ड्रिया। सो मिटोकॉन्ड्रिया रिलीज एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन फूड मॉलिक्यूल। मिटोकॉन्ड्रिया जो है वो रिलीज़ करता है एनर्जी को तोड़ते हुए जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको। उसके बाद ये कि एन एरोबिक रिस्पायरेशन प्रोड्यूसेस, एन एरोबिक रिस्पायरेशन जो वो प्रोड्यूस करती है इनमें से किसको? वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल। ऑक्सीजन की गैर हाजिरी में ग्लूकोज जो वो ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी, और जो इथेनॉल होती है उसके अंदर भी। नाउ दी चैप्टर नंबर 8 जो कि है न्यूट्रिशन। सो ऑटोट्रॉफ्स मेक फूड बाय, ऑटोट्रॉफ जो है वो फूड बनाता है इनमें से किसके ज़रिए? वो है फोटोसिंथेसिस। सो ऑटोट्रॉफ्स प्रोड्यूस फूड यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो अपनी ग़िज़ा बनाते हैं इस्तेमाल करते हुए सनलाइट का भी, सूरज से रोशनी आ रही है, पानी उनको दिया जाए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे भी। और इसके अलावा कि हेट्रोट्रॉफ्स डिपेंड करते हैं किन के ऊपर? अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे जो जानदार हैं उनके ऊपर। सो हेट्रोट्रॉफ्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। ये ऐसे जानदार हैं कि जो खुद से अपनी ग़िज़ा नहीं बना सकते, और ये जो है वो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। उसके बाद कि बैलेंस डाइट कंटेन्स, बैलेंस डाइट जो होती है उसके अंदर क्या क्या शामिल है? तो इसके अंदर आ जाता है ऑल न्यूट्रिएंट्स, तमाम जितने भी न्यूट्रिएंट्स होती हैं वो आ जाती हैं। आप बैलेंस डाइट इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। बैलेंस डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हो गए और मिनरल्स वगैरह है, ये तमाम चीज़ें बैलेंस डाइट में आ जाती हैं। उसके बाद ये विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉजेज़, जो विटामिन डी की अगर कमी हो जाती है तो उसका नतीजा क्या निकलता है? सो नतीजा निकलता है रिकेट्स। सो लैक ऑफ विटामिन डी वीकन्स बोन्स एंड कॉजेस रिकेट्स। विटामिन डी की कमी होने से नतीजा निकलता है कि हड्डियां जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं और रिकेट जो है वो हो जाता है। उसके बाद ये कि डाइजेशन स्टार्ट्स इन, डाइजेशन की शुरुआत होती है किसके अंदर? द आंसर इज़ माउथ। So digestion begins in the mouth where chewing and saliva start breaking food. अब माउथ के अंदर इस तरह शुरुआत होती है डाइजेशन की कि जब च्यू किया जाता है और सलाइवा मिलता है उसके साथ, तो फूड जो है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। नाउ द चैप्टर नंबर 9 जो कि है ट्रांसपोर्ट। सो हार्ट एज, कितने चैम्बर्स होते हैं हार्ट में? 4। द ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। अब ये कि ब्लड कंसिस्ट ऑफ, ब्लड के अंदर क्या है इनमें से? तमाम जितनी भी ये चीज़ें हैं, यानी कि ब्लड कंटेन्स रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं ब्लड के अंदर। उसके बाद ये कि आर्टरीज कैरी ब्लड, आर्टरीज जो होती हैं ये ब्लड को ले जाती हैं अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर। सो आर्टरीज जो कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यूजुअली ऑक्सीजन रिच ब्लड, ये जो है वो ब्लड को ले जाती है हार्ट से दूर। यूजुअली तौर पे क्या होता है, आम तौर पर जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो। उसके बाद कि वेन्स हैव, वेन्स के अंदर इनमें से क्या है? वो है वेल्व्स, यानी कि वेन्स कंटेन वेल्व्स दैट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। वेन्स के अंदर वेल्व्स हैं जो कि रोकता है बैक फ्लो, पीछे की तरफ का फ्लो जो है ब्लड का। उसके बाद देखिए हेमोग्लोबिन कैरीज, हेमोग्लोबिन के अंदर इनमें से क्या है?
So the answer is oxygen. So hemoglobin in red blood cells ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी. जो हेमोग्लोबिन होती है रेड ब्लड सेल के अंदर, वो ट्रांसपोर्ट करता है जो ऑक्सीजन होती है पूरी बॉडी के अंदर. उसके बाद देखिए प्लाज्मा इज, इनमें से क्या है प्लाज्मा? वो है लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का. सो प्लाज्मा इज द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट कैरीज न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट. प्लाज्मा जो है वो लिक्विड कंपोनेंट है ब्लड का, जो कि ले जाता है न्यूट्रिएंट्स, जो कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट भी. अब ये कि डबल सर्कुलेशन मींस, डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होगा? 2 लूप्स होंगे, 2 लूप्स की बात की जाएगी. सो ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन 1 कंप्लीट साइकिल सर्कुलेशन. ब्लड जो पास होता है हार्ट के ज़रिए 2 बार, जो है एक कंप्लीट जो सर्कुलेशन साइकिल होती है उसमें. उसके बाद एक जाइलम ट्रांसपोर्ट्स, जाइलम जो वो ट्रांसपोर्ट करता है इनमें से क्या? द आंसर इज़ बी, जो कि वाटर है. सो जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जाइलम जो वो ले जाता है पानी और मिनरल्स जो है रूट्स से लेकर दूसरे जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के. उसके बाद एक फॉलम ट्रांसपोर्ट्स, फॉलम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है क्या? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है. सो फॉलम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू दी रेस्ट ऑफ द प्लांट. फॉलम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को पत्तों से लेकर जो बाकी जो बकिया जो बाकी प्लांट है वहाँ तक ले जाता है वो. उसके बाद एक लार्ज आर्टरी इज़, लार्ज आर्टरी इनमें से क्या है? वो है ऑर्टा. ऑर्टा जो है वो, सो ऑर्टा जो इज़ द मेन आर्टरी दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी. अब ये करता है क्या? ये मेन आर्टरी है जो कि ब्लड को ले जाता है हार्ट से लेकर बॉडी तक. तो ये थी आज की वीडियो. आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए. और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक.